नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। दोस्तों बता दें कि इसके पहले भी इस लेसन के लगभग 2 या 3 वीडियो जा चुकी है। तो दोस्तों उसमें कॉमन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, मतलब यहाँ तक बात अगर आ गई है तो ये बातें कहाँ से आई हैं, इसके पहले की जो जड़ है या बेसिक चीज़ें हैं उसको पहले की वीडियो में बताया गया है। सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा दोस्तों वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब देखिए इस लेसन में हम लोग कुछ तरह के फोर्स को पढ़ते हैं। तो कितने तरह के कुल बल होते हैं, पूरे केमिस्ट्री में आपको कितने तरह के बल मिलने वाले हैं या फोर्स मिलने वाले हैं या बॉन्ड मिलने वाला है, उन सारी चीज़ों की एक नज़र में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जब पढ़े थे द्रव्य की अवस्थाएं, तो द्रव्य की अवस्थाएं 5 तरह की होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। सॉलिड, लिक्विड, गैस मूल अवस्थाएं होती हैं, और उन मूल अवस्थाओं में अगर कोई पदार्थ होता है तो उन मूल अवस्थाओं में या सॉलिड, लिक्विड, गैस में कुल कितने तरह के बल काम करते हैं, कितने तरह का फोर्स काम करता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों बता दें कि आपके सामने जितने भी तरह के बल लिखे हुए हैं ये सभी पदार्थों के अणुओं के बीच ही लगते हैं और अलग अलग पदार्थों की अलग अलग अवस्थाओं में संबंधित होते हैं। मतलब कि पदार्थ की कोई भी अवस्था हो, द्रव्य की कोई भी अवस्था हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इतने तरह के ही बल आपको उसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके सारे बलों को समझेंगे। देखिए सबसे पहले अंतर आणविक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है। देखिए चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इन सभी का निर्माण किससे हुआ है? छोटे छोटे अणुओं या छोटे छोटे परमाणुओं से। अगर हम कहें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस या पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो सभी अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी अवस्थाएं किससे बनी है? छोटे छोटे अणुओं और परमाणुओं से। मतलब अगर ठोस पदार्थ है तो उसमें भी असंख्य अणु आपस में जुड़े रहते हैं। अगर वो गैस रहता है तो गैस में भी अलग अलग असंख्य प्रकार के जो अणु हैं आपस में जुड़े रहते हैं। अगर कोई पदार्थ शुद्ध है तब तो उसमें एक ही प्रकार के अणु परमाणु जुड़े रहेंगे। अगर कोई पदार्थ अशुद्ध है या मिश्रण है तो उसमें 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के अणु आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं किसी न किसी बल के द्वारा। देखिए किसी भी प्रकार के पदार्थ में या किसी भी प्रकार के अणु में जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु आपस में जुड़े रहते हैं तो उनके बीच जो भी बल कार्य करता है उन्हीं को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब अगर कोई भी पदार्थ है, चाहे वो ठोस है, चाहे वो द्रव है, चाहे वो गैस है, जितने भी अणु से मिलकर वो बना है उन सभी अणुओं के बीच कोई न कोई आकर्षण बल या कोई न कोई प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, और उसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम कहते हैं अंतराण्विक बल। अगर दोस्तों ये बल अगर आकर्षण प्रकृति का है तब एक दूसरे को खींचेगा, तब अणु आपस में आएंगे, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तब बड़ा अणु बनेगा, बड़ा पदार्थ बन सकता है, ठीक है। अगर उन अणुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल या रिपल्सन फोर्स काम करेगा तब वे अणु एक दूसरे के पास ना आकर एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे गैसों के अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है, लेकिन उस आकर्षण बल की वैल्यू इतनी कम होती है कि वे एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं, बल्कि एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि गैसों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ऐसा नहीं कह सकते। उनके भी अणुओं के बीच में कुछ आकर्षण प्रकार का ही बल काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दोस्तों ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये आकर्षण प्रकार का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के अणुओं के बीच में अगर कोई बल कार्य करता है तो हम उस बल को क्या कहेंगे? अंतराण्विक बल कहेंगे, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए यह अंतर आणविक बल स्पेशली कितने तरह का होता है। तो देखिए पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार। मतलब हम कह सकते हैं कि वह डिस्पर्सन फोर्स हो सकता है या लंदन फोर्स हो सकता है, जिसको हम हिंदी में प्रकीर्णन बल या लंदन बल कहते हैं। इस बल को खोजा था लंदन नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए उसका नाम पड़ गया कौन सा बल? लंदन बल या प्रकीर्णन बल। अब देखिए बात होती है वान डर वाल बल की। दूसरा बल है वान डर वाल। हालांकि वान डर वाल एक वैज्ञानिक भी रहे हैं। दोस्तों वान डर वाल ने अपने नाम के आधार पर अणुओं के बीच लगने वाले बल को वान डर वाल बल कहा है, और यह कोई विशेष बल नहीं होता है। मतलब अगर हम कहें कि यह किस तरह का बल होता है तो यह भी एक आकर्षण प्रकार का बल होता है। यह आसंजक और सासंजक बलों को आकर्षण बल नाम दिया गया है, और ऐसे ही बलों को हम वान डर वाल नाम के वैज्ञानिक के नाम के आधार पर हम वान डर वाल बल कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं द्विध्रुव बल। जैसे देखिए कुछ जब आप
रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसे यौगिक आपको मिले थे, कुछ ऐसे अणु आपको मिले थे जो कि प्लस पोल और माइनस पोल से मिलकर बने रहते हैं, मतलब कि कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मिलकर बने होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव गुण होने के कारण उनमें द्विध्रुव आ जाता है। द्विध्रुव आप पढ़े हैं कि मतलब फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि जब एक प्लस पोल एक माइनस पोल, मतलब जब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर आ जाते हैं तब उनमें द्विध्रुव काम करने लगता है। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे उसी आधार पर यहाँ भी है। जैसे HCl को अगर हम ले लें, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, आंशिक रूप से भी ये प्लस माइनस आप दिखा सकते हैं। तो आंशिक रूप से इस पर प्लस काम करता है, आंशिक रूप से इस पर माइनस काम करता है, तो इस अणु पर द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जब दो ऐसे यौगिक या ऐसे अणु पास पास आ जाएं जिन पर अस्थायी द्विध्रुव पाया जाता है, अस्थायी द्विध्रुव पाया जाता है, परमानेंट डाइपोल पाया जाता है, तो उन अणुओं के बीच अगर कोई बल काम करेगा तो हम उसे कहेंगे द्विध्रुव द्विध्रुव बल। जैसे कि अगर HCl के दो अणु आपस में ले लिया जाए तो उनके बीच भी तो कोई आकर्षण बल कार्य करेगा, तो उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा उसी को हम लोग कहेंगे द्विध्रुव द्विध्रुव बल। ठीक है, और यह क्या है, यह एक तरह का अंतराण्विक बल है। अगर बात करते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, ये क्या होता है, तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि एक अगर HCl आप ले लेते हैं, मतलब कि यह तो द्विध्रुव है, मतलब इस पर आंशिक रूप से द्विध्रुव होगा क्योंकि HCl में H प्लस होता है, मतलब डेल्टा प्लस इसके ऊपर आता है क्योंकि ये वैद्युत धनात्मक तत्व होता है, और यह वैद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसके कारण इस पर आ जाता है आंशिक रूप से माइनस, मतलब डेल्टा है, डेल्टा माइनस दिखाते हैं, डेल्टा मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा मतलब आंशिक, आंशिक बोलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो ये यहाँ पर H के ऊपर डेल्टा प्लस आ गया, मतलब आंशिक रूप से धनावेश आ गया। Cl क्लोरीन है, क्लोरीन मतलब वैद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इसके ऊपर आंशिक रूप से माइनस आ गया, तो यहाँ पर आंशिक रूप से द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हम परिभाषा कैसे देते हैं कि जब किसी द्विध्रुव युक्त अणु के पास अगर कोई अध्रुवीय अणु आ जाता है, अध्रुवीय मतलब जैसे Cl2 ले लीजिए। ठीक है, Cl2 में क्या होता है, दो Cl रहते हैं, एक Cl इधर एक Cl इधर। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, किसी भी द्विध्रुव युक्त अणु को अगर ले लेते हैं और उसके पास कोई भी अध्रुवीय अणु आ जाता है तो इस पर भी आंशिक रूप से द्विध्रुव उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तब जब इस पर आंशिक रूप से द्विध्रुव उत्पन्न होने लगेगा तब हम क्या कहेंगे, इसे प्रेरित द्विध्रुव बल। मतलब जब इस पर इनकी वजह से आंशिक रूप से द्विध्रुव बल उत्पन्न होने लगेगा तब हम इसे क्या कहेंगे, इनके बीच के बल को कहेंगे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। मतलब जैसे भोजपुरी में कहावत थी ना एक कि सटला तक गईला बेटा, मतलब ये क्या है, एकदम से निष्क्रिय है। ठीक है, और ये एकदम से सक्रिय हैं। तो ये निष्क्रिय क्या होता है कि सक्रिय के संपर्क में आने से धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है, तब इनके बीच में जो भी बल कार्य करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। क्या मतलब इनके बीच में जो बल काम करेगा, कब, जब इन पर अस्थायी द्विध्रुव रहेगा, इन पर कोई भी द्विध्रुव नहीं रहेगा, ये नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, तो इस अध्रुवीय का इस ध्रुवीय के पास आने के कारण इनके बीच में जो बल कार्य करने लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए वंडरवाल बल क्या होता है। वंडरवाल एक तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, अंतराण्विक बल है, जो असंजक प्रकार का हो सकता है, सासंजक प्रकार का हो सकता है। असंजक सासंजक क्या है, असंजक और सासंजक दोनों ही आकर्षण बल के प्रकार हैं। मतलब असंजक जो है ये अलग अलग परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल का कार्य करता है, और जब वही आकर्षण बल समान प्रकार के परमाणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा तब हम उसे कहेंगे सासंजक बल। मतलब हम कह सकते हैं कि जो वंडरवाल बल है ये असंजक बल, कभी कभी आसंजन भी कहते हैं। तो असंजक मतलब आधेसिव फोर्स, ठीक है, और कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ये असंजक बल हुआ। और दूसरा होता है सासंजक या ससंजक बल, ठीक है, तो इसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है, सासंजक बल। तो ये दोनों ही प्रकार के जो आकर्षण बल है ना वो सभी वंडरवाल बल होते हैं, क्योंकि इस तरह के बल की खोज किया था वंडरवाल नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो कभी भी मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के जो अणु हैं अगर उनके बीच कोई बल कार्य करेगा, कब, जब वो ध्रुवीय ना हो, ठीक है, जब वो ध्रुवीय ना हो, उन पर अस्थायी द्विध्रुव ना हो, तब उनके बीच जो भी आकर्षण बल कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे, वंडरवाल बल कहेंगे। अब देखिए प्रकीर्णन बल या लंदन बल क्या होता है। देखिए होता क्या है, कभी कभी कोई अध्रुवीय अणु आपके पास होता है, ठीक है, कभी कभी कोई अध्रुवीय अणु होता है
और उसी के बगल में कोई दूसरा भी अध्रुवीय अणु होता है, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी उनके बीच में मतलब कि दो नॉन पोलर अगर अणु हैं आपके पास, नॉन पोलर दूसरा और दूसरा भी नॉन पोलर है, मतलब दो नॉन पोलर अणु पास पास आ जाते हैं, ठीक है। सपोज अगर आ गए तो उनके बीच कभी कभी क्षणिक रूप से द्विध्रुव जैसा माहौल बन जाता है, द्विध्रुव जैसे माहौल बन जाता है। जैसे मान लीजिए Cl2 क्या है, Cl2 क्या है, ये अध्रुवी है। अध्रुवी मतलब अगर एक Cl2 लिखें तो इसमें एक एक Cl एक बंध से जुड़े रहेंगे। कभी कभी इसमें क्षणिक रूप से प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। या इनको हम A और B से दिखाएं, दो अलग अलग तत्व हैं, तो कभी कभी इन पर क्षणिक रूप से धन आवेश और ऋण आवेश आ जाता है, आंशिक को भी। तो इन पर कभी कभी आंशिक रूप से द्विध्रुव कार्य करने लगता है। जब द्विध्रुव कार्य करने लगेगा इन दोनों नॉन पोलर या अध्रुवीय अणुओं के बीच में, तब इस तरह के बल को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सन, मतलब फैला हुआ बल। डिस्पर्सन मतलब होता है फैला हुआ या प्रकीर्णन, फैला हुआ बल। या इस तरह के बल को खोजे थे लंदन नाम के वैज्ञानिक ने। तो लंदन नाम के वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इस फोर्स का क्या नाम पड़ गया, लंदन बल, ठीक है। इस तरह का बल कहां कार्य करेगा, जहां पर दो अध्रुवीय अणु पास पास आएंगे और उन पर क्षणिक रूप से द्विध्रुव कार्य करने लगेगा, तब उन दोनों के बीच में जो भी बल कार्य करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिस्पर्सन बल या प्रकीर्णन बल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए हाइड्रोजन बंध कहाँ काम करता है। आपको रासायनिक अबंधन में आणविक संरचना वाला जब लेसन पढ़ाया गया था तो उसमें हाइड्रोजन बंध की एक अलग से वीडियो बनाई गई थी। उसमें आपको बताया गया था कि जब एक प्रबल धन विद्युतीय तत्व किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के संपर्क में आता है, तब उन पर आंशिक रूप से धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होता है। तब आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश के कारण उनके बीच में एक बल कार्य करने लगता है, उसी बल को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। इसको बताया गया था ये दो तरह का होता है, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बताया गया था। जैसे HF अणुओं के बीच लगने वाला बल, H2O अणुओं के बीच लगने वाला बल, C2H5 मतलब एथेनॉल अणुओं के बीच लगने वाला बल, ठीक है। ये सभी हाइड्रोजन बंध के उदाहरण थे। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था कि कोई भी ऐसा यौगिक जो जल में विलय होता है, क्यों विलय होता है। जब क्यों का आंसर पूछा जाता है तब बताया जाता है कि किसी भी अणु के अंदर अगर हाइड्रोजन बंध है तब वह जल में विलय होगा। अगर कोई यौगिक हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है या हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं रखता है या उसमें हाइड्रोजन बंध नहीं है, तब वो जल में विलय नहीं होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन बताया कि कोई भी यौगिक जल में क्यों विलय होता है, क्योंकि वह यौगिक हाइड्रोजन बंध या तो बनाता है या बनाने की क्षमता रखता है। जब कोई यौगिक हाइड्रोजन बंध बनाएगा या उसके अंदर हाइड्रोजन बंध रहेगा तभी वह जल में घुलनशील होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, पराक्साइड बंध आपसे पूछा जाता है कि पराक्साइड बंध कहाँ बनता है, तो आप जान लीजिए कि यह एक यौगिक है, इसकी भी अलग से वीडियो बनाई गई है हाइड्रोजन पराक्साइड की। जब हाइड्रोजन वाला लेसन पढ़ाया जा रहा था तब तो उसमें आया था पराक्साइड बंध, मतलब H2O2 में पराक्साइड बंध पाया जाता है। और पराक्साइड बंध जहां भी पाया जाता है उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ऑक्सीकरण वाले लेसन में आपको पढ़ाया गया था रेडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच जो भी बल काम करता है या बंध काम करता है उसी को कहते हैं पराक्साइड बंध। अगर देखिए, अगर आपसे आबंध कहा जाए और बंध में क्या अंतर है, तो दोनों ही एक होते हैं जिनको बॉन्ड कहते हैं, और दोनों का मतलब एक तरह का बल होता है। हमेशा दो चीजों के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसी को बंध भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए पेप्टाइड बंध कहाँ पाया जाएगा। देखिए आपके शरीर में प्रोटीन होती है, जिसके शरीर में जितनी बढ़िया प्रोटीन रहेगी उसकी शरीर में उतना ही ज्यादा निखार आता है। प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ। तो जिस भी इंसान की या जिस भी जानवर की शरीर जितनी अच्छी होती है वो सभी प्रोटीन के ऊपर डिपेंड रहता है। और प्रोटीन के बिना किसी की भी शरीर मजबूत या हिष्ट पुष्ट या स्वस्थ नहीं रह सकती है। तो प्रोटीन जिनसे बनती है, मतलब प्रोटीन किनसे बनती है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनती है। तो जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उन अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बंध काम करता है। हजारों लाखों अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर बड़ी से बड़ी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अमीनो अम्ल कौन है, बहुत बार पूछा गया कंपटीशन में क्वेश्चन, तो ग्लाइसिन सबसे छोटा प्रोटीन है, ठीक है, सॉरी अमीनो अम्ल है। और सबसे छोटी जो प्रोटीन है वह इंसुलिन होती है, और इंसुलिन में 51 अमीनो अम्ल आपस में जुड़े रहते हैं। अब आप जान लीजिए कि जब दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो एक पेप्टाइड बंध बनेगा, ठीक है। और इस तरह से इंसुलिन सबसे छोटी प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो अम्ल आपस में जुड़े रहते हैं, और ग्लाइसिन सबसे छोटी अमीनो एसिड होती है, अमीनो अम्ल होता है, ठीक है।
ग्लाइकोसिडिक बंध क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, ठीक है। या आप जो कुछ भी खाते हैं ना, उसमें 80 से 85% केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज से बना हुआ पदार्थ, मतलब कि जैसे ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन होता है तो ग्लाइकोजन में हजारों लाखों करोड़ों ग्लूकोज अणु आपस में जुड़े रहते हैं। तो जब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज अणु से जुड़ता है तब उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये कहाँ पाया जाएगा? यह कार्बोहाइड्रेट में पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाएगा या स्टार्च में पाया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा? यह प्रोटीन में पाया जाएगा। याद रखना है, ये कहाँ पाया जाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। हाइड्रोजन आबंध कहाँ पाया जाएगा? HEF में पाया जाएगा या H2O में पाया जाएगा या अल्कोहल में पाया जाएगा, ठीक है। सहसंयोजक बंध कहाँ पाया जाता है? मैं आपको बताया था उस लेसन में, पिछले लेसन में, उसकी वीडियो भी अलग से बनी हुई है। कितने प्रकार के बंध होते हैं, एक बार और भी वीडियो बनी थी उसके लिए, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सहसंयोजक बंध कहाँ होता है? जब दो परमाणु आपस में बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, तो बराबर साझेदारी के कारण उनके बीच बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते थे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो Cl2 हो गया, देखिए Cl2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। इसमें आपको तरह तरह का बंध बताया गया था, सिग्मा बंध, पाई बंध वो भी आया था, उसमें बताया गया था आपको कि कौन मजबूत होता है, सिग्मा पाई बंध में कौन अच्छा होता है, कौन मजबूत होता है, दोनों की परिभाषा कैसे होती है, कैसे परिभाषा देते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उपसहसंयोजक बंध कब बनता है? जब दो परमाणु के बीच में एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे को देता है, ठीक है, और तब उनके बीच जब बंध बनता है तो उसको कहते हैं उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये SO2 इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब देखिए, आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध कब बनते हैं? देखिए, जब दो परमाणुओं में एक परमाणु दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से देता है, ठीक है, तो जो देता है उसके ऊपर प्लस आता है, जो लेता है उसके ऊपर माइनस आता है, तो दोनों आयन में बदल जाते हैं, मतलब एक धनावेश हो जाता है, एक ऋणावेश हो जाता है। तब उनके बीच बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध। फिर से सुनिए, नहीं समझ में आया होगा, फिर से सुनिए लिखने वाली भाषा में। जब दो परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बंध बनता है, तब उसे हम कहते हैं आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी तरह के बंध थे, मैं कोशिश किया कि सारे प्रकार के बंधों को आपको समझा सकूं, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। देखिए, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो नियम, आदर्श गैस समीकरण, डाल्टन का आंशिक दाब नियम और ग्राहम का विषम दाब नियम, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आगे भी इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और इसमें यदि कुछ मैटर रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा, और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।